हाय चैम्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। सो आई वेलकम यू ऑल टू योर गो टू स्पेस ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। अब लास्ट जो पार्ट है हमने उसमें अल्काइल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कवर किए हैं। अब आज का जो लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो बता देती हूँ। अरील हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमें कवर करने होंगे और साथ में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे अल्काइल और अरील हैलाइड्स दोनों की भी। प्लस हम लोग उसके बाद कुछ ऐसे कंपाउंड्स है गिने चुने जिनके कुछ यूजेस और प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ देखने हैं हमें, कुछ फॉर्मूले, कुछ ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स है जिनको हम रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म में यूज करते हैं। सो उनके बारे में हमें आज कवर करना होगा। सो आई होप अभी तक आपने जितने भी पार्ट्स हुए हैं पहले वो पढ़े होंगे अच्छे से, उनके नोट्स वोट्स बन गए होंगे आपके। हम लोग जैसे कि इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा दैट विल बी अभी तक हमारे जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस वगैरह जो हम पढ़ने वाले आज के क्लास में वो, देन नॉमेनक्लेचर, ठीक है, और क्लासिफिकेशन। इतने पॉइंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले। नेक्स्ट आने वाले दोनों जो वीडियोस होंगे वो आपके अभी तक के पढ़ाए गए पूरे पार्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू सीईटी लेवल के भी और कुछ उससे ऊपर भी चलेंगे, थोड़े बहुत जेई लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अरील हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। फर्स्ट मेथड जो है वो है बेंजीन से प्रिपेयर करना है अरील हैलाइड को। अरील हैलाइड्स यानी, फिर से एक बार देख लेते हैं, वैसे तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा है क्या होते हैं अरील हैलाइड्स। अरील हैलाइड्स यानी जहां पे बेंजीन रिंग में किसी भी कार्बन पे डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम अरील हैलाइड्स बोलते हैं। और अरील हैलाइड्स को, ये जो बेंजीन वाला पार्ट है इसे हम AR से और हैलाइड यानी X से दिखा सकते हैं। तो अरील हैलाइड्स को रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका क्या होगा बेटा, AR यानी अरील डैश X दिया है, यानी यहाँ पे ये अरील हैलाइड है, ARX मतलब ही ये वाला कंपाउंड। किससे प्रिपेयर करना है हमें, बेंजीन से। ऑब्वियस सी बात है, देखो बेंजीन तो आना ही चाहिए, करेक्ट है। तो स्टार्टिंग मटेरियल हम बेंजीन ही डायरेक्टली उठा लेंगे, बेंजीन को उठाएंगे और बेंजीन की रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, हैलोजन X2 के साथ। अब ये X2 क्या हो सकता है, ये X2 हो सकता है आपका Cl2, ये X2 हो सकता है Br2 भी हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई एक ले सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसको चाहिए होता है लुईस एसिड। अब लुईस एसिड यहाँ पे किसका काम करता है, सो यहाँ पे लुईस एसिड का काम है कैटलिस्ट की तरह काम करना। सो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अब कैटलिस्ट क्या हो सकता है आपका, FeCl3 हो सकता है, या फिर FeBr3 हो सकता है, या फिर सिर्फ Fe हो सकता है, या फिर कभी कभी आपको AlCl3 जो है वो भी एज अ कैटलिस्ट यूज होता हुआ दिखेगा। सो पहले रिएक्टेंट्स देखो क्या है, बेंजीन है और बेंजीन के साथ आपका हैलोजन X2 लेना है। X2 यानी ये क्या होगा आपका, या तो Cl2 या तो Br2। क्या होने वाला है इस रिएक्शन के बाद वो देखो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, बेंजीन में से, आपको पता है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, 6 कार्बन है 6 कॉर्नर्स पे, और हर कार्बन फिलहाल देखो 3-3 बॉन्ड्स बना रहा है। तो क्या फोर्थ वाला जो बॉन्ड है वो उसका हाइड्रोजन के साथ होगा, यस। तो हर कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा है बेटा, एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है। और इसीलिए अगर हम बेंजीन का फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है C6H6। बेंजीन में 6 कार्बन और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा, इसीलिए फॉर्मूला क्या आएगा, C6H6। अब ये जो बेंजीन पे आपको यहाँ हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन, अब क्लोरीन ले लेते हैं, मान लो क्लोरीन के साथ मान लो रिएक्शन करवा रहे हैं, सेम टाइप से ब्रोमीन से होगी बट पहले क्लोरीन के साथ देखते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को आपके Cl2 कैसा है, Cl-Cl, ये Cl2 है। जो आपका बेंजीन का हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन को यहां से एक क्लोरीन आके रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ले लेगा। और साथ में क्या बनेगा बेटा, क्या ये दूसरा क्लोरीन यहाँ पे बचा हुआ है, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl की तरह बाहर पड़ेगा। सो क्लोरीन आके हाइड्रोजन की जगह ले रहा है और दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बाहर HCl नाम का बाय प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये क्लोरीन के साथ ऐसे क्या, वैसे ब्रोमीन के साथ क्या होगा, Br2। अब Br2 कैसा होगा, Br-Br ऐसे ही होगा ना। अब Br-Br है तो क्या होने वाला है, एक Br जाके हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और यहाँ पे Cl की जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। और दूसरा जो Br है क्या वो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल के HBr बना लेगा। सो ये बाय प्रोडक्ट है क्या आपका अरील हैलाइड प्रिपेयर हो गया। क्या बेंजीन पे हैलोजन आके जुड़ चुका है, यस।
सो इस तरीके से हमने बेंजीन से अरील हलाइड्स को प्रिपेयर किया। आपने बेंजीन को अरील हलाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या हैलोजन को ऐड किया है वहां पर? यस, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन ऐसा भी बोलेंगे। बेंजीन का हैलोजनेशन मतलब क्या? बेंजीन पे हैलोजन की एडिशन करवाना, हैलोजन ऐड करवाना, वो होता है बेंजीन का हैलोजनेशन। अब एक काम करते हैं, ना ही हम Cl दिखाते हैं ना ही हम Br दिखाते हैं। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम इन जनरल जो है वो हैलोजन X से दिखा देते हैं। क्या होगा? अगर वो X आपका Cl होगा तो Cl होगा, X2Cl2 होगा तो यहाँ Cl होगा, X2Br2 होगा तो यहाँ Br आएगा। बट इन जनरल मान लेते हैं यहाँ पे हैलोजन X आके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन के साथ दूसरा X जो है वो HX बना के यहाँ पे ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। और इस तरीके से अरील हलाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है? बेंजीन जब हम देखते हैं, आप खुद मुझे देख के बताओ बेंजीन कैसा है? क्या बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपको 3 पाई बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड्स, और हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या ये बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स, टोटल 3 पाई बॉन्ड्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लेकर बैठा है? और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है बहुत ज्यादा। और अगर बेंजीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, अगर बेंजीन खुद बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो मुझे एक बात बताओ, बेंजीन के आसपास आने वाला जो एटम होगा या जो भी ग्रुप बेंजीन के पास जाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए या न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? सोचो। इलेक्ट्रोफाइल हम कैसे दिखाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल हम E+ से दिखाते हैं। ये वर्ड जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। अब आप मुझे बता दो, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है? क्या उन पे नेगेटिव चार्ज होता है? इलेक्ट्रोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन लविंग बोल रहे हैं। क्या मतलब कि वो नेगेटिव चार्ज लविंग होगा? यस। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब एग्जैक्टली क्या है वो? इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ही क्या है वो? नेगेटिव चार्ज लविंग है। और नेगेटिव नेगेटिव को पसंद करता है या पॉजिटिव नेगेटिव को पसंद करता है? ये बता दो, क्या हमने ये चीज पढ़ी है? ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यस। अगर इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव के पास जाने का मन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर, खुद के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज होगा? और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। या फिर जो भी, जिसके भी पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, आप खुद सोचो, क्या वही इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम इसे बुला सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होना चाहिए? खुद वो होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्या तभी जाके वो सामने दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन रिच के पास इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए जाएगा? वही काम है इलेक्ट्रोफाइल्स का। इलेक्ट्रोफाइल्स का काम होता है नेगेटिव चार्ज की तरफ या इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, नेगेटिव चार्ज लविंग हम उन्हें कहते हैं। बट ये करने के लिए उनके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तभी वो दूसरे के पास जाएंगे। और खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी ये हम कैसे पहचान सकते हैं? किसी भी ग्रुप के ऊपर, किसी भी ग्रुप पे आपको अगर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो समझ लेना कि वो इलेक्ट्रॉन्स के पास दौड़ा दौड़ा जाएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, बेंजीन कैसी है? बेंजीन खुद कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? क्या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास आसानी से चला जा सकता है? यस। और इसीलिए बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स आके अटैक करेंगे और बेंजीन के ऊपर हम हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हुए देखेंगे। बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उसके पास कौन आएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब ही इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे। और इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन के पास आएंगे तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इस हाइड्रोजन को। यहाँ पे देखो, ये जो Cl2 है ना, ये Cl2 कैसे टूटेगा बताओ? Cl2 को टूटते वक्त क्या एक Cl पे प्लस एक पे माइनस आ जाएगा? क्या ये जो Cl है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? क्या ये क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रोफाइल है?
क्या ये क्लोरीन पॉजिटिव बेंजीन के पास जा सकता है? वो यहाँ से इस H+ को निकालेगा बाहर, सो यहाँ से ये H+ बाहर निकलेगा और उसकी जगह आपका X+ आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, X+ का बेंजीन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो H+ निकला है, क्या ये H+ यहाँ से बचे हुए ये Cl- के साथ HCl बना लेगा? सेम ब्रोमीन में भी होगा, Br टूटेगा, Br पे प्लस, एक पे माइनस आ जाएगा, एक पे प्लस आएगा जब ये ब्रोमीन क्या पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है? क्या वो जाके अब H+ को वहां से हटा के उसकी जगह ले सकता है? सो यहाँ से H+ निकलता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके सब्सटीट्यूट करता है। क्या बेंजीन के हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करना ये इस Cl+ या Br+ ने करके दिखाया है? क्या हाइड्रोजन जब सब्सटीट्यूट हो रहा है तो वो बाहर H+ की तरह निकल रहा है, और H+ मतलब क्या, ये खुद भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बाहर जा रहा है? यस। सो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूं कि एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है जो कि आपका Cl+ या Br+ होगा, वो आके आपके H+ यानी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को वहां से सब्सटीट्यूट कर रहा है, और एक इलेक्ट्रोफाइल जब दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट करके उसकी जगह लेता है, ऐसे रिएक्शंस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा और उसकी जगह पे बैठ जाएगा, वही यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए ये जो हैलोजनेशन रिएक्शन है बेंजीन की, किसके अंडर आती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंडर आती है। इनफैक्ट अगला देखते हैं किससे प्रिपेयर करना है हैलोजन डेरिवेटिव्स, अरील हैलाइड्स को? टॉल्यूइन से। टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक लिस्ट बनाने के लिए बोला है लास्ट में नोटबुक में, करेक्ट? ये स्ट्रक्चर भी उसमें छप जाना चाहिए, ये भी सबको याद होना चाहिए। टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन के ऊपर लगा होता है CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। बेंजीन एक हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वैसे सिर्फ बेंजीन क्या होता है बेटा, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, उसे हम बेंजीन बोलते हैं। उन्हीं में से एक जगह से हाइड्रोजन हटा दो, बाकी जगह आप क्या लगा दो? CH3 एक जगह पे लगा दो। क्या बाकी जगह के हाइड्रोजन अभी भी वही होंगे? यस, वो अभी भी वही है, बट सिर्फ क्या हुआ है, एक किसी भी कार्बन पे आपका मिथाइल आके लग चुका है। सो अभी भी देखो, क्या यहाँ से H+ निकल सकते हैं? अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आके इन H+ को रिप्लेस कराना चाहता है तो हो सकता है, यस। बट उसके लिए पहले एक बात समझो, ये जो CH3 है ये कैसा ग्रुप है? EDG, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। CH3 ये एक एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप्स मतलब आपके कार्बन वाले ग्रुप्स। क्या ये एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है आपका? और कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जो होते हैं या फिर जो आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इनका एक स्पेशल काम है ESR में। मान लो मैंने यहाँ पे भी एक हैलोजन X2 ले आए, और इसके साथ भी क्या यूज करेंगे? एक कोई लुईस एसिड कैटलिस्ट। ये जो रिएक्शन है ये यूजुअली हम डार्क में करवाते हैं, रूम टेम्परेचर पे करेंगे, डार्क कंडीशंस में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है? क्या यूज करोगे साथ में? लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और लुईस एसिड के ऑप्शंस क्या है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। Fe यूज कर सकते हो X2 के साथ Fe, या फिर आप यूज कर सकते हो FeCl3, FeBr3, या फिर हम अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन चलेगा, बस लुईस एसिड कैटलिस्ट वहां पे हैलोजन के साथ में होना चाहिए। अब कितने तरह के हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या टोटल यहाँ पे 5 हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 6 नहीं है। अब वहां पे क्या थे? 6 हाइड्रोजन थे, बट सारे के सारे सेम थे ना? क्यों? क्योंकि कोई भी और ग्रुप यहाँ पे जुड़ा नहीं था, हर जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, सारे सेम थे। कोई भी हाइड्रोजन निकालो, हैलोजन लगाओ, फर्क नहीं पड़ रहा था। बट अब आपका यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बेटा? मिथाइल ग्रुप है। क्या अब एक हाइड्रोजन कम हो चुका है जिसकी जगह मिथाइल आया है? यस। बचे हुए 5 हाइड्रोजन भी सारे के सारे सेम नहीं होंगे। अब इनमें फर्क क्या होगा वो समझते हैं। जहां भी मिथाइल लगा है, इस कार्बन पे लगा है ना ये वाला, उससे अगले दोनों कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ऑर्थो कार्बन। जब भी बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन हटा के कोई भी और ग्रुप लगा हो, रैंडम कोई भी, जैसे यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन को छोड़ दो, उससे नेक्स्ट जो आपको दोनों तरफ 2 कार्बन दिख रहे होंगे उन्हें हम ऑर्थो पोजिशंस बोलते हैं। ऑर्थो से अगले दोनों दिख रहे हैं आपको, ये दोनों, ये होते हैं मेटा पोजिशन जो हम M से दिखा रहे हैं।
और इसके जो ऑपोजिट होता है बिल्कुल उससे अगला वो होता है पैरा पोजीशन। सो आपको कितने ऑर्थो दिखाई दे रहे हैं? 2। कितने मेटा दिख रहे हैं? 2। पर पैरा कितना है? एक ही है। सो टोटल ऐसे 5 पोजीशंस को हमने डिवाइड कर दिया। अब बताओ ये जो हाइड्रोजन दोनों है क्या ये ऑर्थो पे जुड़े हैं? क्या ये 2 हाइड्रोजन मेटा पे जुड़े हैं? क्या ये एक हाइड्रोजन पैरा पे जुड़ा है? यस। अब जब भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां लगा होगा, जैसे यहां मिथाइल लगा है, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब होने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही हो सकता है। फिर से रिपीट कर रही हूं, जब भी बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा और जब आप उसके ऊपर फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए जाओगे, जैसे आप फिर से X2 ऐड कर रहे हो ना, क्या X2 में से आपका X2 कैसे टूटेगा? फिर से एक X के ऊपर क्या आ जाएगा? +1 पे माइनस। क्या यहाँ से बॉन्ड टूटने के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा बेंजीन पे? बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि बेंजीन अभी भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये चला जाएगा बेंजीन के पास। बट अब ये इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हाइड्रोजन की जगह जा सकता है? क्या ऑर्थो वाले की जगह जा सकता है? जा सकता है। क्या मेटा की जगह जा सकता है? नहीं। क्या पैरा की जगह जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। सो कहां कहां होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे नहीं होगा। इसीलिए यहां पे बनते हैं 2 प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट मैं लिख रही हूं, उसमें क्या होगा आपका? ऑर्थो वाला जो हाइड्रोजन है ना बेटा, वो ऑर्थो वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये लगा मिथाइल, ऑर्थो वाले हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल X आके जुड़ चुका है और यहां से जो ऑर्थो वाला H होगा, ये H निकल चुका होगा H प्लस की तरह, और वो H प्लस और X माइनस मिलके फिर से क्या बना लेंगे? यहाँ पे HX बना लेंगे। करेक्ट है। प्लस क्या आपका और एक प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे? कौन सा? क्या पैरा वाला हाइड्रोजन भी निकल सकता है इस इलेक्ट्रोफाइल के यहाँ आने से? यस। मेटा वाला नहीं ड्रॉ करेंगे पर हम पैरा वाला जरूर बनेगा, तो बना लेते हैं पैरा वाला भी। और कैसा दिखेगा वो? क्या होगा यहाँ पे ऊपर मिथाइल CH3, पर उसके ऑपोजिट में क्या जुड़ा होगा? यहाँ पे X जुड़ चुका होगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा है बेटा? आपका ऑर्थो वाला है और ये जो है वो आपका पैरा वाला है। ये आपका पैरा, ये ऑर्थो हेलोटोल्यूइन होगा, ये पैरा पे हेलोजन जुड़ा है तो पैरा हेलोटोल्यूइन इसका नाम हो जाएगा। अगर ये Cl हुआ क्लोरीन तो क्या बोलोगे? ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, इसे बोलोगे पैरा क्लोरोटोल्यूइन। ब्रोमीन हुआ ऑर्थो ब्रोमोटोल्यूइन, पैरा ब्रोमोटोल्यूइन, क्योंकि बचा हुआ टोल्यूइन का ही पार्ट है ना। क्लियर है? सो कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बेटा? 2। एक ऑर्थो और एक आपका बन रहा है पैरा। अब ऑर्थो और पैरा में से अगर देखा जाए, पैरा वाला हमेशा बेंजीन को प्यारा होता है, ऐसे याद रखो। इसीलिए दोनों प्रोडक्ट्स में से देखा जाए तो हमेशा पैरा वाला जो है वो मेजर बनता है, ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ज्यादा परसेंटेज में बनेगा, और कुछ कम अमाउंट में आपका ये ऑर्थो वाला बनेगा, इसीलिए हम इसे माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे। सो हमेशा मेजर कौन सा होता है? पैरा। माइनर कौन सा होता है? ऑर्थो। और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल कब जाके लगता है? जब बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है। अब पूछोगे कि मैम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ ऑर्थो पे गया या तो पैरा पे गया, राइट? बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या? सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का बिल्कुल उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसका काम क्या है? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का काम क्या है? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने हैं, और उससे क्या होगा? बेंजीन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी। इलेक्ट्रोफाइल जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो और अच्छे से बेंजीन के पास आ सकता है और रिएक्शन दे सकता है, तो ऑर्थो पे भी देगा, पैरा पे भी देगा। बट अगर आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप गलती से लगा दिया, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा। क्या बेंजीन फिर उतनी कम इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी थोड़ी बहुत, और बेंजीन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ चली जाएगी, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना क्या होगा? मुश्किल होगा। उस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बट वो होगा मेटा पोजीशन पे। ये फर्क है। हम लोग वो भी चेक करेंगे, आगे एग्जांपल्स देखेंगे बिल्कुल, जहां पे मेटा पे आपको सब्स्टिट्यूशन होता हुआ दिखेगा। अभी सिर्फ आपको टोल्यूइन में CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पे ही आपकी रिएक्शन होने वाली है, ये याद रखिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है? HX मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है ना H प्लस वहां से, और वो X माइनस के साथ यहाँ पे भी HX बनाएगा, यहाँ पे भी HX बनाएगा। अगर आपने यहाँ पे आयोडीन लेकर आ गए,
रिएक्शन करवाने के लिए। जब आयोडीन आएगा I2, क्या होगा? क्या एक I यहां लगेगा और दूसरा I HX के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ HI बनाएगा? तो यहां पे बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? HI, और यहां पे भी क्या बनेगा? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये ESR को स्टॉप करवाता है, यानी उसको रिएक्शन को वो हैम्पर करता है, वो रिएक्शन अच्छे से होने नहीं देता। तो बताओ, जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी एक I यहाँ पे लगता जाएगा ऑर्थो पे, पैरा पे, बट क्या साथ साथ H प्लस के साथ दूसरा I माइनस जो है वो HI भी बनाता रहेगा। और जैसे जैसे रिएक्शन होगी HI बनता जाएगा। क्या HI बनने से रिएक्शन और ज्यादा स्लो होती जाएगी? बट ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, हमें तो चाहिए कि रिएक्शन फास्ट हो। तो हमारा काम है इस HI को जैसे जैसे बनता जाएगा उसको वहां से निकालते जाए, ताकि वो बचे ही ना रिएक्शन में और रिएक्शन का काम ना बिगाड़ सके। और इसीलिए जब आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आयोडीन वाले केस में आप साथ में HNO3, HiO4 इनको ऐड करते हो। और ये क्या करेंगे, जैसे ही HI बनेगा ना बेटा बाय प्रोडक्ट, उसको फटाक से I2 में बदल देंगे। और जैसे ही HI I2 में बदलेगा HI बचेगा ही नहीं और रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इस तरीके से हम ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। आपको इसका रोल याद रखना है, इसका काम क्या है? HI जैसे ही बनेगा बाय प्रोडक्ट उसको वहां से निकालना, I2 में कन्वर्ट कर देना। फटाफट ये नोट करो, फिर हम सैंडमियर्स रिएक्शन देखते हैं। सो आई होप आपने पहले दोनों मेथड जो है वो नोट कर लिए होंगे। अब हमारा थर्ड मेथड अरील हैलाइड्स को ही प्रिपेयर करने का क्या है बेटा? सैंडमियर्स रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड्स के हिसाब से भी, क्योंकि ये थोड़ी नेम रिएक्शन है, राइट? सैंडमियर्स ने दी है ये। सो इसीलिए नेम रिएक्शंस को वैसे भी आपके लिए मैंने बोला है अलग से सेक्शन बना लो, ऑर्गेनिक के जहां भी नोट्स बना रहे हो एक डेडिकेटेड सेक्शन में नेम रिएक्शंस को इंक्लूड करते जाना है। अभी आप रेगुलर नोट्स में लिख लेना, बट जैसे ही एक बार ये पढ़ के हो जाएगा फिर क्या करोगे, फिर से रिविजन करोगे। रिविजन होते ही तुरंत आप लोग नेम रिएक्शन के सेक्शन में बिना देखे रिएक्शन लिखने की कोशिश करना। सो एक बार लिखकर भी हो जाएगी प्रैक्टिस और देख भी लोगे कि याद आ रहा है या नहीं आ रहा। सैंडमियर्स रिएक्शन में हम शुरू करते हैं एनिलीन से। अब जैसे मैंने आपको अभी टॉल्यूइन ड्रॉ करने के लिए बोला है, लर्न करने वाला जो सेक्शन है उसमें, उसी सेक्शन में आप एनिलीन को भी ड्रॉ कर लो। एनिलीन का स्ट्रक्चर है ये। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या बेंजीन के ऊपर एक NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है? ये स्ट्रक्चर है एनिलीन का। कैसे बना होगा एनिलीन? क्या बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह NH2 आके लगा? यही है एनिलीन हमारा। इस एनिलीन को सबसे पहले रिएक्ट करवाएंगे HNO2 के साथ। HNO2 का नाम क्या है? नाइट्रस एसिड। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही होगा। क्या यूज करना है? नाइट्रस एसिड। अब ये जो नाइट्रस एसिड होता है ये कैसा होता है बेटा? अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा तो जैसे ये बनेगा क्या ये ज्यादा देर तक टिकेगा? नहीं टिक पाएगा। फटाफट से क्या हो जाएगा? अनस्टेबल है तो टूट जाएगा किसी बाय प्रोडक्ट में। तो इसीलिए हम बाहर से नाइट्रस एसिड को बना के वहां पे नहीं मिलाएंगे। हम क्या करते हैं, उसको हम रिएक्शन के अंदर ही बनने का टाइम देते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है? हमें मिलानी है दो चीजें, NaNO2 और साथ में मिलाना है HCl। जैसे NaNO2 और HCl आप मिक्स करोगे रिएक्शन में, Na और Cl निकल जाएंगे, NaCl बना लेंगे। और जो बचा हुआ आपका ये H और ये NO2 है, ये मिलके क्या बना लेगा यहाँ से? HNO2। और जैसे जैसे ये HNO2 बनता जाएगा वो रिएक्शन में पार्ट लेता जाएगा और वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? एनिलीन के साथ। इतना नोट करो फिर सो ये HNO2 जाके एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही HNO2 एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका काम है NH2 ग्रुप जो आपको अटैच दिखाई दे रहा है, जिसे हम अमीनो ग्रुप बोलते हैं, जो बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है, वो NH2 ग्रुप अब कन्वर्ट हो जाएगा N2+ Cl- में। सो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ है? N2 के ऊपर प्लस, दो नाइट्रोजन है, प्लस चार्ज है और Cl नेगेटिव है। ये N कहां से आ रहा होगा? एक N ऑलरेडी था, एक N आपका HNO2 से आया होगा। और जो Cl नेगेटिव है क्या यहाँ से? वो NaCl जो है, NaCl कैसे टूटेगा? Na+Cl-। क्या ये Cl- फिर पॉजिटिव के आसपास घूमने लगेंगे आके? सॉल्ट बन रहा है। और इस सॉल्ट का नाम जो है वो स्पेशल नाम याद रखना है
कौन कौन से ग्रुप है इसमें, इस सॉल्ट में? ये एक तरफ बेंजीन है, फिर साथ में ये जो ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं डाइजोनियम ग्रुप। अब डाइजोनियम मैंने आपको शायद से ऑलरेडी कहा भी है, अजा ये जो वर्ड है अजा, ये आपका रिलेटेड होता है नाइट्रोजन से। जैसे थायो किससे जुड़ा है? सल्फर। अजा किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन। तो डाइअजोनियम क्यों बोला है? डाई क्योंकि दो नाइट्रोजन है, अजो क्योंकि आपका नाइट्रोजन है वहां पे, और ईएम क्यों लगा है? क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, क्योंकि Cl नेगेटिव भी साथ में है। तो इस पूरे कंपाउंड का, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये एक तरीके का क्या है बेटा? सॉल्ट है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयोन जब साथ होते हैं वो हम ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को जिनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, आयनिक बॉन्ड्स होंगे, उन्हें हम सॉल्ट्स बुलाते हैं। तो ये जो सॉल्ट है इसे हम दो रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करेंगे और अरील हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। वो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। ये है आपकी अब सैंडम्योर्स रिएक्शन। तो लेना है कॉपर क्लोराइड CuCl, इसके साथ ले लेना है HCl। या दूसरा ऑप्शन है, सोचो क्या होगा, Cl जहां है वहां Br क्यों पीछे रहेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, एक तरफ हम उसको ट्रीट करेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड विद HCl के साथ, दूसरी तरफ हम उसे ट्रीट करेंगे, सॉरी क्यूप्रेस क्लोराइड और HCl है, और एक तरफ हम उसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? क्यूप्रेस ब्रोमाइड और HBr है। यहां से सिर्फ सिंपल सा काम याद रखना है, ये जो डाइजोनियम क्लोराइड ये पूरा ग्रुप है ये निकल जाता है, और उसकी जगह ये जो Cl है ना आपका Br यहाँ पे Cl, ये Cl आके रिप्लेस हो जाएगा। सो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, बेंजीन के ऊपर जो डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप है वो डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप निकल जाएगा, और उसकी जगह ये क्लोराइड जो आ रहा है आपका क्यूप्रेस क्लोराइड और HCl से, वो क्लोराइड रिप्लेस होगा। क्या बन गया? क्या आपका क्लोरोबेंजीन बन चुका है। यहाँ पे क्या होगा बेटा? क्यूप्रेस ब्रोमाइड डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है डाइजोनियम ग्रुप यहाँ पर भी निकलेगा, बट यहाँ पे आपका ब्रोमीन जो है वो आके अटैच होगा। क्या आपने ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बना दिया? डन। अब यहां पे आपको बस सैंडम्योर्स रिएक्शन की स्पेशलिटी याद रखनी है। सैंडम्योर्स रिएक्शन होते हुए रिएक्शन के वक्त आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये सबसे इंपॉर्टेंट एक सबस्ट्रेट का काम करेगा, और इसी को यूज करके हम इन दोनों के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारा अरील क्लोराइड अरील ब्रोमाइड बनता है, या फिर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनता है। उसके लिए यूज क्या करना है ना, बस ये चॉइस याद रखना। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सैंडम्योर्स रिएक्शन। सो क्या हमने सैंडम्योर्स रिएक्शन से भी अरील हैलाइड्स प्रिपेयर कर लिए, अरील क्लोराइड भी और अरील ब्रोमाइड भी, ठीक है। सो ये है हमारी सैंडम्योर्स रिएक्शन, जिससे हम क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। सो यहीं पे हमारे अरील हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स के हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अब हमारा बचा है फिजिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज होने के बाद हम जाएंगे यूजेस, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के हैं वो कुछ देखेंगे थोड़े बहुत। यूजुअली वो आपका क्या है, थेरोटिकल टॉपिक है, वो आप टेक्स्ट बुक में से रीड करके आपको लर्न करना होगा, क्योंकि बोर्ड्स के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट होंगे। आपको यूजेस पूछे जा सकते हैं तो वो आपको डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा, बट फिर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अल्काइल और अरील हैलाइड्स के, तब तक ये सब नोट करो, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं आप फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम अल्काइल हैलाइड्स के पढ़ेंगे, उसके बाद हम अरील हैलाइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी देखो क्या है, IMF। IMF का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो या तो डाइपोल डाइपोल हो सकते हैं, या तो आयन डाइपोल हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर वो आपके हो सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। बट अल्काइल हैलाइड जब हम देखेंगे उनमें कौन से टाइप के होंगे वो एक बार समझ लेते हैं। मान लो आपने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में आपने क्या भरा है, RX भर लिया है, सेम RX है, ठीक है, बट उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, RX RX RX, राइट। और RX में आपका कौन सा बॉन्ड है अल्काइल हैलाइड्स में, R मतलब आपका है कार्बन, और कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है आपके X यानी हैलोजेंस के साथ है। ये जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया है, बट फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
हैलोजेंस कैसे है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बहुत, तो इनके ऊपर हो जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है? हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन की उससे कम है, जिस वजह से क्या आपको दो चार्जेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो बन रहे हैं क्या, उसके वजह से दो पोल्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी दो पोल्स जब बनते हैं तब ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे रिप्रेजेंटेशन, ऐसे स्ट्रक्चर को हम एक डाइपोल बोलेंगे। सो डाइपोल का मतलब है जिसमें दो पोल्स होंगे, एक होगा पॉजिटिव पोल जो आपका कार्बन वाला पार्ट होगा, एक होगा नेगेटिव पोल जो आपका हैलोजन होता है। जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आएगा वो सारे बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे, आपके पोलार बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि वहां डाइपोल बनता है। और डाइपोल बनने के लिए एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और ये होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होनी चाहिए। सो इसीलिए क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे एल्काइल हैलाइड्स ये पोलार कंपाउंड्स हैं, पोलार स्ट्रक्चर्स हैं। पोलार क्यों? क्योंकि दो पोल्स यहाँ पे बन रहे हैं, डाइपोल बन रहा है, इसीलिए ये कैसे हैं आपके पोलार कंपाउंड्स हैं। अब अपने कंटेनर में बहुत सारे आरएक्स मिक्स किए, यहाँ तो हमने कितने दिखाए, बस 5, बट ऐसे बहुत होंगे, लैक्स में, मिलियंस में होंगे। अब इसमें क्या होगा, एक्स पे माइनस आर पे प्लस, हर जगह क्या हैलोजन पे डेल्टा माइनस आर पे प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। हर आर ग्रुप पे क्या होगा, आर यानी कार्बन डेल्टा प्लस, और हर हैलोजन पे क्या होगा, डेल्टा माइनस। अब मुझे सिंपल सा आंसर दो, क्या आपके पहले वाला आरएक्स अगर मान लो ये वाला लेते हैं, क्या इसका नेगेटिव वाला हैलोजन जो है वो इसके पॉजिटिव आर के साथ, क्या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसका नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव आर के साथ इंटरेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या इस वाला हैलोजन नेगेटिव या आर के साथ पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ये वाला एक्स जो है ये यहाँ पे इसके आर के साथ इंटरेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या आपको एक डाइपोल, एक आरएक्स मतलब एक डाइपोल, क्या दूसरे डाइपोल के साथ में इंटरैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये दो डाइपोल्स के बीच का इंटरैक्शन है? सो ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम बोल देंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस हो क्यों रहे हैं बेटा? क्योंकि डाइपोल बना इसीलिए हो रहे हैं। अगर डाइपोल ही नहीं बनेगा तो ऐसे इंटरैक्शंस होंगे ही नहीं। पर एल्काइल हैलाइड्स में बॉन्ड पोलर होगा, CX बॉन्ड पोलर नेचर दिखाता है, और इसी वजह से आपका यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होते हैं। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से होगा क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या आपका पॉजिटिव नेगेटिव जब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, क्या ये मॉलिक्यूल्स फिर अट्रैक्शन की वजह से और पास आ जाएंगे और इनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे? मान लो ये डाइपोल डाइपोल एब्सेंट होता तो क्या हो जाता? क्या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस नहीं होते तो ये आरएक्स अपना घूमता, ये आरएक्स अपना घूमता, क्या इनके बीच में कोई अट्रैक्शन वाला फोर्स होता? नहीं। सो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन से हैं? डाइपोल डाइपोल। अब डाइपोल डाइपोल कब होता है? जब पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बनते हैं तब। बट एक फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ही वो टाइप है जो हर तरह के कंपाउंड में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो ना हो, मॉलिक्यूल पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, हर टाइप के कंपाउंड में एक इकलौते ऐसे फोर्सेस है जो हर जगह होंगे, उनका भी नाम याद रखना है, और वो है हमारे वैंडर वाल्स फोर्सेस। सो वैंडर वाल्स फोर्सेस कहां होते हैं? जहां कोई फोर्स नहीं होगा ना वहां पे वैंडर वाल्स फोर्सेस पक्का होंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल डाइपोल नहीं है तो भी वैंडर वाल्स होगा, डाइपोल डाइपोल है तब भी वैंडर वाल्स फोर्सेस होंगे। वैंडर वाल्स फोर्सेस ये सबसे कॉमन फोर्सेस है जो यूजुअली हर तरह के कंपाउंड्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं, पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो। सो यानी क्या मैं ये बोल सकती हूँ ओवरऑल एल्काइल हैलाइड्स में दो तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, एक होता है वैंडर वाल्स फोर्सेस और दूसरे होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कब स्ट्रॉन्ग होगा मुझे बताओ? क्या इस हैलोजन पे जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, क्या उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव उतना ज्यादा होगा? क्या उतना ही कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा? और जितना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा क्या उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आरएक्स का बढ़ेगा? क्या ये मॉलिक्यूल्स और पास आएंगे? क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाएंगे? यस।
वैन डर वाल्स फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? सो वैन डर वाल्स फोर्सेस के लिए आप याद रखो कि ये आपके मॉलिक्यूल की साइज पे डिपेंड करते हैं या फिर मास पे भी बोल सकते हो। जितना ज्यादा साइज होगा एटम का या जितना ज्यादा उसका मास होगा, मॉलिक्यूल का मास जितना ज्यादा उतने वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा, उतने फोर्सेस अट्रैक्शन के ज्यादा होंगे। जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा साइज में उतने इंटरैक्शन स्ट्रांग होंगे। कौन से वाले? वैन डर वाल्स फोर्सेस। सो वैन डर वाल्स फोर्सेस कम ज्यादा चेक करने के लिए ये दो क्राइटेरिया याद रखना, जिसका मास ज्यादा उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा, या फिर जिसका साइज ज्यादा उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे। ठीक, अब अगला पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये जो अल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पे लिया है ये लिक्विड स्टेट में है, बॉइल करवाना है आपको उसे। बॉइल करवाना है यानी एग्जैक्टली क्या करोगे? क्या आप लोग उस लिक्विड अल्काइल हैलाइड को हीट करोगे? हीट करने के बाद क्या हीटिंग से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी? इनको हीट एनर्जी जब बाहर से मिलेगी, इसकी सारे आरएक्स की क्या होगी? एनर्जी बढ़ेगी। क्या वो और ज्यादा फास्ट मूव करने लगेंगे? और जब ये आरएक्स पहले कैसे थे? ऐसे पास थे क्योंकि लिक्विड स्टेट में थे। जैसे ही उनको हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलते ही ये फटाफट यहाँ वहां भागने लगेंगे। क्या इनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे? और जैसे ही ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे क्या ये मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे? और जब मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, क्या आपका लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, बट जैसे ही एक बार मॉलिक्यूल्स दूर हुए क्या आपका सब्सटेंस जो है वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा? लिक्विड और गैस में क्या फर्क है याद करो। सॉलिड में पार्टिकल सबसे पास, लिक्विड में थोड़े दूर, गैसेस में और दूर होते हैं। और पार्टिकल्स दूर अगर करवाने हैं, इनको अगर आपको गैस में भेजना है, इस लिक्विड को आपको किस में भेजना है? गैस में। इसको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? क्या आपको पार्टिकल्स आरएक्स जो पास है उन्हें दूर करना होगा, और इन्हें दूर करने के लिए क्या आपको उनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ही उनके बीच के वैन डर वाल्स फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा, उनके बीच के डायपोल फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा। और जब वो फोर्सेस टूटेंगे तब ये पार्टिकल्स दूर होंगे और तब गैस बनेगा, तब लिक्विड जाके बॉइल होगा। सो अब बताओ, अगर कोई ऐसा अल्काइल हैलाइड आपके पास है जिसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस अच्छे खासे स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, क्या उस केस में आपको ज्यादा हीट लगानी पड़ेगी, ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विड टूटेगा और गैस में बदलेगा? तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? ज्यादा। बट जब मान लो ये फोर्सेस वीक है, बहुत कम फोर्स है, थोड़ा सा हीट करने पे भी क्या ये मॉलिक्यूल सेपरेट होकर गैस में बदल जाएंगे? क्या कम टेम्परेचर पे ये लिक्विड का गैस बन जाएगा? मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? कम। सो जितने ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग, क्या उतने ज्यादा हीटिंग करने पे ही लिक्विड गैस में जाएगा? मतलब क्या उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्या मैं फिर ये बोल सकती हूँ कि जितने ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिस अल्काइल हैलाइड का वैन डर वाल्स फोर्स तगड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, उस लिक्विड का, उस अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, ये याद रखना है। डन। अब आरएक्स ले लेते हैं, अलग अलग कंपेयर करते हैं। उनमें आर सेम है, आर बिल्कुल सेम है, बट एक्स अलग है। क्या एक्स बदलने से आपके वैन डर वाल्स फोर्सेस बदलेंगे? थोड़ा सोचना। एक्स किस पे डिपेंड करता है? मैंने बताया एक्स यानी मान लो आपने ले लिया एक्स, एक बार फ्लूरीन है, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, एक में आयोडीन है। आर सेम ले लेते हैं, मान लो इसको कंपेयर कर लो, CH3F, CH3Cl, CH3Br और फिर ले लो CH3I और इनको कंपेयर करो। अब इनमें देखो क्या आर सेम है सब जगह? CH3 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 आर बिल्कुल सेम है, पर बदल क्या रहा है? इसमें एक्स बदला है, इसमें एक्स अलग है, इसमें एक्स अलग है, इसमें एक्स अलग है। एक्स बदलने से देखो किसका मास ज्यादा है, कौन से हाइड्रोजन का मास ज्यादा होगा, और किसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होंगे और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट सोचना है। करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेना मैच करके। ये होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। जिसको ये मिला है वेरी गुड। कैसे ढूंढा? आई की मास क्या होता है? आई का सबसे नीचे है ना, आयोडीन सबसे बड़ा भी है, सबसे ज्यादा मास आई का है, फिर Br का है, फिर आपके Cl का है, सबसे कम मास F का है। मास अगर आई का सबसे ज्यादा है तो क्या वैन डर वाल्स फोर्सेस भी इसी में ही ज्यादा होंगे? और अगर इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा? यस। सो इसी तरीके से कंपैरिजन करना है। आर सेम थे तो हमने सिर्फ हैलोजन पे ध्यान दिया, हमने आर ग्रुप्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया क्योंकि उनकी वजह से वैसे भी कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा। बट अब हम देखो क्या कर रहे हैं,
आर ग्रुप को बदल रहे हैं, हैलोजन एक्स को सेम रखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, करके देखना। अभी आप फिर अपना दिमाग दौड़ाना थोड़ा सा। मान लो CH3Cl है, फिर है CH3CH2Cl है, फिर आपका है CH3CH2CH2Cl। अब इन तीनों में क्या है, तीनों भी अल्काइल हैलाइड्स है RX, तीनों में भी वैन डर वाल्स फोर्स होगा, तीनों में हैलोजन देखो अब Cl सेम है। अब हैलोजन Cl सेम है तो उसका मास तो सेम होगा। क्या उसके वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस बदलेंगे? नहीं। क्या उसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा? नहीं। बट क्या अब आर ग्रुप देखो, यहाँ पे आर ग्रुप में सिर्फ कितने कार्बन है? एक कार्बन। यहाँ जो आर ग्रुप है इसमें कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन। यहाँ पे जो आर ग्रुप है उसमें कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन। क्या जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे आर ग्रुप बड़ा होता जा रहा है, और जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता जाएगा कार्बन बढ़ते जाएंगे। क्या ऑब्वियस सी बात है उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतने स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे। तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स इसी में ही होंगे क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है, और सबसे कम इसमें होंगे। क्या जितने वैन डर वाल्स फोर्सेस जिसमें ज्यादा, क्या उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। सो इसीलिए ये होगा करेक्ट ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का भी। तो आपको जब भी बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड्स के कंपेयर करने के लिए पूछे जाएंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अल्काइल हैलाइड्स में आपका आर ग्रुप सेम है, हैलोजन पे ध्यान दो, मास पे ध्यान दो। अगर अल्काइल ग्रुप अलग अलग है पर हैलोजन सेम है तो हैलोजन को भूल जाओ, सिर्फ अल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग आप लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में सोचो। जो मास का ऑर्डर होगा ना वही वैन डर वाल्स फोर्सेस का होगा, और जो वैन डर वाल्स फोर्सेस का होगा वही ऑर्डर आपके बॉइलिंग पॉइंट का भी होगा। तो अल्टीमेटली आपको चलना किसके अकॉर्डिंग है? मॉलिक्यूल के मास के अकॉर्डिंग चलना है। दैट्स इट। और इस तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अब एक और ट्विस्ट ले आते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दे दी ये लिक्विड, एक ये रहा आपका CH3 CH2Cl, CH2 और एक ले लो, 3 ले लेते हैं। अल्काइल ग्रुप में 3 कार्बन ले लेते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3, CH3 CH2 CH2Cl। ये है आपका फर्स्ट अल्काइल हैलाइड, और मैं दूसरा वाला यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ CH3। अब देखो इन दोनों में क्या सेम है बताओ? क्या इनका हैलोजन सेम है Cl? तो अब आप हैलोजन के अकॉर्डिंग कंपेयर नहीं कर सकते, मास तो सेम ही आएगा हैलोजन का, तो वैन डर वाल्स फोर्स इसके वजह से तो बदलने वाला नहीं है। अल्काइल ग्रुप देखो कितने कार्बन है? 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ये कार्बन कितने हैं इस अल्काइल ग्रुप में? 3 कार्बन। अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें भी मुझे अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 3 ही कार्बन दिखाई दे रहे हैं। क्या दोनों भी अल्काइल हैलाइड्स में 3 कार्बन ही है, और सब में दोनों में क्लोरीन ही है? अब फंस गए हम तो। अब क्या करें? दोनों अल्काइल हैलाइड्स में कार्बन भी सेम है 3, और हाइड्रोजन भी देख लो आप, आपको मास जो है वो नियरली सेम ही मिलेगा। अगर आप क्लोरीन का देखते हो मास सेम ही मिलेगा, तो अब मास सेम है तो क्या वैन डर वाल्स फोर्सेस सेम होंगे दोनों में? क्या फिर बॉइलिंग पॉइंट सेम कहा जाएगा? नहीं। क्या यहाँ पे आपको 3 कार्बन स्ट्रेट चेन दिखाई दे रहे हैं? पर क्या यहाँ पे आपको 3 कार्बन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, बट क्या ब्रांचिंग दिखाई दे रही है बीच में? भले ही अल्काइल ग्रुप में यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन थे, बट यहाँ 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में थे, यहाँ 3 कार्बन की ब्रांचिंग दिखाई दे रही थी। ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखो। क्या याद रखना है? B फॉर ब्रांचिंग और B फॉर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आपके अल्काइल ग्रुप में भी सेम कार्बन है और दूसरे में भी सेम कार्बन है, 3 जैसे यहाँ पर हैं, तो आप क्या कर सकते हो? आप उनके स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। अगर कोई एक स्ट्रेट चेन है और दूसरे में ब्रांचिंग दिखाई है, जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्या ये स्ट्रेट चेन है? कोई ब्रांचिंग नहीं है, यानी इसमें ब्रांचिंग कम है, पर इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। तो अगर इसकी ब्रांचिंग ज्यादा है तो क्या ब्रांचिंग ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा? क्या लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा लिक्विड 2 से? लिक्विड 2 का कम होगा, इस अल्काइल हैलाइड का कम होगा, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग हमें देखने के लिए मिली। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको ये 3, 1, 2 और तीसरा ब्रांचिंग वाला क्राइटेरिया जो है इसको भी मार्क कर लो, ये याद रखना ही रखना है। अगर मान लो अल्काइल ग्रुप यहाँ 3 कार्बन होते, यहाँ 4 होते, तो आपके अल्काइल
अल्काइल ग्रुप के कार्बन अलग है तो वहां पे आप मास के अकॉर्डिंग ही जाओगे, जैसे हम यहाँ गए, राइट। बट एल्काइल ग्रुप यहाँ भी उतने ही कार्बन वाला है, यहाँ भी उतने ही कार्बन वाला है, हैलोजन भी सेम है, अब R भी सेम, X भी सेम है, पर ब्रांचिंग में अगर फर्क होगा तो आप ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग आंसर लगाओगे। सो फटाफट ये नोट करो, फिर हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। लिखकर हो गया होगा, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं। कौन सा है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी? सॉल्युबिलिटी। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे सॉल्युबिलिटी हो गया है ना, ये सिर्फ एल्काइल या अरील हैलाइड्स के लिए नहीं पढ़ना है, आने वाले चैप्टर्स में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी के लिए ना एक प्रिंसिपल जो है वो दिमाग में याद रखो, वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और लाइक डिसॉल्व्स लाइक का ये कहना है कि अगर आपका कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही जाके डिसॉल्व होगा। अब आपके ये जो एल्काइल हैलाइड्स या अरील हैलाइड्स है, ये कैसे है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो किसमें सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी जो कार्बन से बने हुए सॉल्वेंट है, जैसे कि CCl4 हो गया। बट वाटर कैसा है? क्या वाटर में कार्बन है? नहीं। क्या वाटर फिर इनऑर्गेनिक है? यस। तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो वो इनसॉल्युबल होगा किसमें? वाटर में। सो ये दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है, जल्दी से नोट कर लो। अभी तक जो हमने देखा है वो आई होप आप सबको क्लियर होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल हैलाइड्स और अरील हैलाइड्स के, हमने सॉल्युबिलिटी देख लिया, हमने बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस टाइप के होते हैं, डाइपोल डाइपोल क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ लिया। वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा? अल्काइल हैलाइड्स और अरील हैलाइड्स की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। सिर्फ कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है पिक्चर में। एल्काइल हैलाइड्स और अरील हैलाइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा पाएंगे वाटर के साथ, और इसीलिए वो वाटर में भी डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो ये तो थी सॉल्युबिलिटी की बात। अभी हमें अरील हैलाइड्स में ही कोई एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल फैमिली है कंपाउंड्स की, जिन्हें हम डाइहैलोबेंजीन्स बोलते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। डाइहैलोबेंजीन से क्या समझ आ रहा है? डाई यानी दो, हैलो यानी हैलोजन होने चाहिए, और बेंजीन के ऊपर जब दो हैलोजन्स अटैच्ड होंगे, दो अलग अलग कार्बन के ऊपर, तब वो डाइहैलोबेंजीन्स कहे जाएंगे। अब ये भी डाइहैलोबेंजीन है, ये भी डाइहैलोबेंजीन है, ये भी डाइहैलोबेंजीन ही है, बट फर्क क्या है? क्या अगर मैं इस हैलोजन को देखे तो ये हैलोजन कांस्टेंट है ना, इधर इधर इधर, बट क्या ये जो दूसरा हैलोजन है, क्या उसको हमने एक एक कार्बन आगे शिफ्ट किया है? जब यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो मैंने आपको बहुत बार बोल दिया है कि ये दोनों पोजीशंस कौन सी होती हैं? जो इस ग्रुप के तुरंत नेक्स्ट कार्बन होते हैं वो होते हैं ऑर्थो, फिर ये होगा ऑर्थो, ये होगा मेटा, और फिर ये होगा ऑर्थो, ये होगा मेटा, और ये वाला क्या होगा आपका पैरा। सो ये जो डाइहैलोबेंजीन है बेटा, ये कौन सा है? ऑर्थो डाइहैलोबेंजीन है। ये कौन सा है? मेटा डाइहैलोबेंजीन है। और ये क्या है आपका? पैरा डाइहैलोबेंजीन है। सो डाइहैलोबेंजीन्स में तीन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ऑर्थो डाइहैलोबेंजीन, मेटा डाइहैलोबेंजीन और पैरा डाइहैलोबेंजीन हो गए। अब इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। इनके बारे में क्या पढ़ना है एग्जैक्टली? अब ये तो है तो अरील हैलाइड्स ही, और अरील हैलाइड्स है तो वाटर सॉल्युबल तो होंगे नहीं, हमें सिर्फ इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है। अगर आप इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट्स देखोगे और कंपेयर करोगे तो नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, कोई ज्यादा खास फर्क हमको देखने के लिए नहीं मिलता। किसमें? याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं इन तीनों, कोई भी हो, ऑर्थो मेटा पैरा, तीनों के बॉइलिंग पॉइंट आसपास ही होते हैं, ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस उसमें नहीं होगा। बट जब आप मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे, तीनों भी आइसोमर्स के, ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। कौन से? पोजिशनल आइसोमर्स है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यहाँ भी बेंजीन बेंजीन बेंजीन, दो हैलोजन हैलोजन हैलोजन, फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में फर्क है। स्ट्रक्चर में भी सिर्फ हैलोजन की पोजीशन बदल रही है, और इसीलिए ये क्या है? आपके पोजिशनल आइसोमर्स। और पोजिशनल आइसोमर्स है मतलब ये आइसोमर्स तो है ना। अब इन आइसोमर्स का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई होता है, मैक्सिमम होता है।
बॉइलिंग पॉइंट क्या है तीनों के बेटा? नियरली सेम, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट मेल्टिंग पॉइंट जब आप चेक करते हो, मेल्टिंग पॉइंट में आपको पैरा आइसोमर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में बहुत हाई होता है। अब इसके वजह से रीजन क्या है इसके पीछे वो समझते हैं। आप अगर पैरा वाले आइसोमर का स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ एक हैलोजन है बराबर, और नीचे से यहाँ से एक हैलोजन है पैरा पे। क्या हम दूसरा वाला जब पैरा वाला इसके पास में रखेंगे, अब मान लो आपने क्या लिया है, मेल्टिंग पॉइंट लेना है, मतलब आप क्या लोगे, मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए हम सॉलिड लेंगे ना, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। हीट करेंगे, देखेंगे कितने डिग्री इस पे मेल्ट हो रहा है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और मेल्टिंग यानी क्या, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, तो इन सबके सॉलिड फॉर्म लेने पड़ेंगे हमें पहले। सो मैंने ले लिया पैरा का सॉलिड। अब पैरा वाले सॉलिड में देखो, क्या आपको पैरा आइसोमर जो है वो सिमेट्रिकल दिख रहा है? सिमेट्रिकल यानी फिर से देखो, क्या आप इक्वल हिस्सों में ऐसे 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 भी पास, ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसा है ये पैरा आइसोमर? ये सिमेट्रिकल है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पैरा आइसोमर में आपके ये बेंजीन 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 सारे जो पैरा आइसोमर जब एक साथ आप लगाओगे, सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत पास। क्या आपको यहाँ पे वो पार्टिकल्स पास पास दिखाई दे रहे हैं? ये पैरा, ये पैरा, ये पैरा, सारे आइसोमर्स जब आप लाइन से लगाओगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स, क्या ये बहुत क्लोज होंगे? क्लोज होंगे तो मतलब क्या इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा तो जब आप इसको हीट करके मेल्ट करने के लिए जाओगे, ज्यादा हीट लगेगी या नहीं, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा या नहीं इन दो को सेपरेट करने के लिए? यस, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, इन्हें लिक्विड में भेजना है तो सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और इसीलिए पैरा आइसोमर सिमेट्रिकल होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा आएगा। ऑर्थो वाला जो है ना, देखो उसका कैसा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे ड्रॉ करिए। एक ऑर्थो वाला ड्रॉ करते हैं, ये रहा आपका हैलोजन, ये दूसरा हैलोजन। जब आप इसके पास में दूसरा ऑर्थो वाला निकालोगे, क्या आप इसको देख रहे हो कि इनके बीच में ये हैलोजन यहाँ बीच में आ रहा है ना? क्या इन दोनों ऑर्थो आइसोमर्स, ये भी ऑर्थो ये भी ऑर्थो, पर उनके बीच में गैप, डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। वो डिस्टेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि ये वाला जो हैलोजन है ये बीच में आ रहा है, ये पास आना भी चाहे तो उतना पास नहीं आ पाएंगे। मेटा के केस में भी इमेजिन करो, इसके पास में जब आप दूसरा मेटा वाला मॉलिक्यूल निकालोगे, क्या होगा, क्या ये जो हैलोजन है ये बीच में आएगा और आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस जो है, पैरा में कैसा है, क्लोज है सारे। क्लोज क्यों है? क्योंकि यहाँ बीच में अगर यहाँ हैलोजन होता तो इनमें भी दिक्कत आती, बट इनमें हैलोजन कहाँ है, नीचे और ऊपर, बीच में कोई हैलोजन लगा ही नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ। और बीच में हैलोजन ना होने की वजह से ये सारे एकदम कॉम्पैक्टली ऐसे पास पास पैक्ड होंगे। बट इनकी पैकिंग कैसी होगी बेटा? क्या आपको पैकिंग में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है? क्या इसे हम लूज पैकिंग बोल सकते हैं? पैकिंग क्लोज नहीं है, ऑलरेडी लूज है। अब ऑलरेडी लूज है, इसको लिक्विड में भेजने के लिए आपको इधर इतना दूर तो ऑलरेडी है, और थोड़ा सा करना है। पैरा वाले इतने पास है, यहां से आपको उनको अलग करना है। सो क्या लगेगा, क्या यहाँ पे कम हीट से ही ये सेपरेट हो जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच में डिस्टेंस है, ऑलरेडी उनका पैकिंग लूज है, पार्टिकल्स दूर दूर है। पर पैरा वाले में पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमें यहां से उनको दूर करना स्टार्ट करना है, तो ज्यादा हीट लगेगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। इनकी स्पेशलिटी बस आपको ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इनके सिमिलर होते हैं, आसपास ही होते हैं, पर मेल्टिंग पॉइंट जब हम देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में पैरा वाले का सिमेट्रिकल होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई मिलेगा। बट वही ऑर्थो और मेटा में ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लूज पैकिंग होगी, दिखा दिया मैंने आपको, आप मेटा वाला भी ड्रॉ करके देख सकते हो, ऐसा ही होगा, पैकिंग लूज होगी, बट पैरा वाले में क्लोज पैकिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। अब लास्ट पॉइंट इस पार्ट का, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैलोजन कंपाउंड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उनके यूजेस आपको बुक में दिए हैं। कितने कंपाउंड्स हैं? टोटल 5 हैं। इन 5 कंपाउंड्स के यूजेस भी बुक में गिवन है, कुछ प्रॉपर्टीज भी बुक में गिवन है, और आपको इन 5 कंपाउंड्स के एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, पहला कौन सा है देखो, डाइक्लोरोमीथेन। मीथेन यानी क्या होगा, एक कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन, और डाइक्लोरो बोला है मतलब इसमें 2 क्लोरीन होने चाहिए, तो Cl2 भी आ गया। अब एक कार्बन पे अगर 2 क्लोरीन लग जाएंगे, क्या बचे हुए 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ नहीं होंगे? तो क्या बन गया फॉर्मूला डाइक्लोरोमीथेन का? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, CH2Cl2। इस कंपाउंड के यूजेस क्या क्या है?
जब हम डाइक्लोरोमीथेन को देखते हैं, डाइक्लोरोमीथेन का यूज ये है कि हम इसे ज्यादातर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। आप एक चीज देखना, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो, मान लो दो सॉलिड्स के बीच में रिएक्शन हमें करवानी है, एक सॉलिड पाउडर डाला, दूसरा सॉलिड पाउडर डाला और वो रिएक्शन अच्छे से दिखाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हम क्या करते हैं, दो सॉलिड्स को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे और उस सॉल्वेंट में जब वो सॉलिड्स दोनों डिसॉल्व होंगे तब रिएक्शन और ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि अब मीडियम लिक्विड होगा ना कि सॉलिड। तो बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करवा रहे हो, क्या आपको ऐसे सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो? क्या ये जो डाइक्लोरोमीथेन है इसमें कार्बन है कार्बन है, तो क्या ये ऑर्गेनिक हुआ? यस। सो आपको डाइक्लोरोमीथेन का अगर हम कॉमन यूज कहें तो ये एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं इसे। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक सॉल्वेंट में अगर आपको डिसॉल्व करवाना है, तो उनमें से एक चॉइस आपके दिमाग में डाइक्लोरोमीथेन हो सकता है। ये एक अच्छा सॉल्वेंट है जो हम ज्यादातर यूज करते भी हैं। एरोसोल्स में भी यूज होता है। एरोसोल्स यानी जो स्प्रे होते हैं, लिक्विड और गैस का जो इमल्शन होता है, एरोसोल्स, उनके बारे में बात हो रही है। आपको यहाँ पे CH2Cl2 ये जो है ये एज एन एरोसोल यूज होता है, स्प्रेज में यूज होता है। इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है वो भी बुक में गिवन है, आपको इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है। ज्यादातर जो ये कंपाउंड्स है ये कैसे होंगे, वोलाटाइल होगा। ये वोलाटाइल होगा यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बहुत कम टेम्परेचर पे गैस में बदल जाएगा। और जब ये गैस बनेगा, क्या इसके वेपर्स हम इनहेल करेंगे, जब क्या इसके वेपर्स इनहेल करने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, हमारे लंग्स पे फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट जब आप डाइक्लोरोमीथेन को एक्सपोज करोगे आपके आईज के साथ, ये आईज के कॉर्निया को भी डैमेज करता है। सो आपको डाइक्लोरोमीथेन के यूजेस और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बुक में गिवन है। आपको एटलीस्ट दो यूजेस और 2 एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ही करके रखने हैं, बोर्ड्स के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखो कौन सा है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मुझे लगता है बहुत लोगों ने देखा होगा टीवी सीरियल्स में, जब वो किडनैपिंग करने के लिए आते हैं, वो एक हैंकी लेते हैं, उसके ऊपर कुछ तो लिक्विड डालते हैं और फिर वो ऐसे किसी को तो सुंघाते हैं और वो सूंघते ही इंसान बेहोश हो जाता है। सो वो जो लिक्विड वहां स्प्रे किया जाता है वो क्या होता है, वो क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। एक कार्बन है यहाँ पर भी। डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म में किसका फर्क है बेटा, यहाँ भी एक कार्बन था, एक कार्बन था। यहाँ 2 क्लोरीन थे पर यहाँ 3 क्लोरीन है। और बताओ क्या एक एक्स्ट्रा क्लोरीन आएगा तो एक कार्बन पे तो 4 ही बॉन्ड्स बनते हैं। अगर 3 क्लोरीन लग जाएंगे तो अब हाइड्रोजन एक बाहर जाएगा ना, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे और 2 क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन आ गए पर हाइड्रोजन एक कम हो गया और एक ही हाइड्रोजन बचा है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जो पीछे लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपको बोली है, जिसमें लर्न करने वाले सारे फॉर्मूले वगैरह नोट कर रहे हो, उसमें क्लोरोफॉर्म भी ऐड करो। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है इसके यूजेस क्या है, हम इसे, ये रेफ्रिजरेंट होता है जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में यूज होता है, एयर कंडीशनर्स वगैरह में यूज होता है। R22 स्पेशली इसका और भी यूज बुक में है, बट आपको इसको यूज याद, जो इसका मेन यूज है वो याद रखना है। क्या प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं हम क्लोरोफॉर्म, रेफ्रिजरेंट जिसका नंबर क्या है 22, R22 प्रिपेयर करने के लिए क्लोरोफॉर्म को हम यूज करेंगे। इसके एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये वाला फीचर जो है इस पे थोड़ा ध्यान रखना, और वो फीचर ये कहता है कि जब भी हम क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हैं, क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क में स्टोर किया जाता है, अंधेरे में। उसे कभी भी हम डायरेक्टली लाइट में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म बाहर लाइट में एक्सपोज होगा, लाइट में यानी एयर भी होगी आसपास, ऑक्सीजन भी होगा, जैसे ही क्लोरोफॉर्म एयर और लाइट को एक्सपोज होता है वो फॉस्जीन में बदलता है, और ये जो फॉस्जीन है ये हमारे लिए टॉक्सिक है। टॉक्सिक यानी पॉइजनस है। सो क्लोरोफॉर्म को अगर आपको बचाना है, उसे फॉस्जीन में कन्वर्ट होने नहीं देना है, तो उसे आपको एयर और ऑक्सीजन यानी आपको ऑक्सीजन और लाइट से दूर रखना पड़ेगा। एयर टाइट कंटेनर्स में डार्क में आपको इसे स्टोर करना पड़ेगा। ये क्लोरोफॉर्म का इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना है। और क्या बनता है ये भी याद रखो, क्या बनता है एयर के एक्सपोजर पे, फॉस्जीन बनता है। फॉस्जीन का फॉर्मूला है COCl2। ठीक है, अब अगला क्या है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
टेट्रा यानी 4, क्लोराइड यानी 4 Cl लगे होंगे, कार्बन एक ही होगा, क्या कोई हाइड्रोजन होगा? अब नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है, चारों बॉन्ड्स क्लोरीन के साथ बन रहे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को अगर आप देखोगे तो ये हमारे CNS को इफेक्ट करता है। व्हाट इज CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन पे असर करता है। कौन? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को अगर हमने उसके वेपर्स को इनहेल गलती से कर लिया, वो डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। जितने भी ये वेपर्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी वेपर्स होते हैं, ये वेपर्स जब हम इनहेल करते हैं ना, हमारे ब्रेन पे उसका असर डायरेक्टली पड़ता है। और जब ब्रेन इफेक्ट होगा तो हमें इसके क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे? सर दर्द शुरू हो जाएगा। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब कोई मान लो स्ट्रॉन्ग सेंट लगाता है कोई, वो स्मेल जो है वो चढ़ती है, हम बोलते हैं, और वो स्मेल से हमारा सर दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वो CNS पे जाता है। और सर दर्द होने की वजह से फिर आगे डिजीनेस, लेजीनेस, ये सब कुछ हो सकता है। और कभी कभी नॉजिया, वॉमिटिंग्स भी हो सकते हैं अगर वो एक्स्ट्रा इनहेल हमने कर लिया तो। सो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये एक ग्रीन हाउस गैस की तरह भी काम करता है, आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड को याद रखना है। डन। अगला कौन सा है? फ्रियॉन्स है। ये जो फ्रियॉन्स है ये स्पेशल कैटेगरी है, इन्हें हम CFCs बोलते हैं। CFC का मतलब है C यानी क्लोरो, F यानी फ्लूरो, C यानी कार्बन। तो CFC का फुल फॉर्म क्या है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर क्लोरोफ्लूरोकार्बन। तो किससे बने हैं ये? CFCs में 3 चीजें एक्चुअली, कार्बन तो है ही वहां पे, साथ में आपका क्लोरीन भी होता है और फ्लूरीन भी एक ही कंपाउंड में होता है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की स्पेशलिटी क्या है? ये कार्बन से बने हैं, बट एक ही कंपाउंड में कार्बन के साथ आपको क्लोरीन भी देखने मिलेगा और फ्लूरीन भी एक साथ होगा। तो तीनों मिलके जो बनाते हैं वो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसे हम CFC कहेंगे या उसे हम फ्रियॉन्स भी कहते हैं। ये फ्रियॉन्स कहाँ यूज होते हैं? हम फ्रियॉन्स को यूज होते देखते हैं फ्रिज के अंदर, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर, और AC में भी यूज होता है, एयर कंडीशनर्स में। अब एयर कंडीशनर और फ्रिज जब हम यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, उसमें से ये CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं और वो बाहर हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर ट्रैवल करेंगे। कहाँ जाएंगे? ओजोन लेयर तक पहुंचेंगे। और जब ये CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन AC और फ्रिज में से निकल के जाएंगे ऊपर तक, ओजोन तक, ये ओजोन का डिप्लीशन करवा रहे हैं। हमें आजकल पता ही है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन लेयर जो है उसमें होल बनता जा रहा है। वो होल बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? सनलाइट जो है उसके हार्मफुल यूवी रेज अर्थ तक पहुंचेंगे। वो हार्मफुल यूवी रेज हमारे स्किन पे अगर पहुंच गए, हम कैंसर के शिकारी हो सकते हैं, राइट? सो कैंसर से अगर हमें प्रोटेक्ट होना है तो क्या होना चाहिए? वो सन के हार्मफुल यूवी रेज यहाँ तक नहीं आने चाहिए, अर्थ तक। और वो हार्मफुल यूवी रेज को कौन रोकता है बेटा? ऊपर ओजोन बचाता है। ओजोन एक प्रोटेक्शन अम्ब्रेला की तरह काम करता है, जिससे हमारे अर्थ तक हार्मफुल यूवी रेज नहीं पहुंच पाते। बट हम अगर जितना ज्यादा ये रेफ्रिजरेटर्स और जितने ज्यादा एयर कंडीशनर्स यूज करेंगे, उसमें से क्या होगा? ये फ्रियॉन्स यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होंगे। वो रिलीज होके ऊपर पहुंचेंगे एटमॉस्फेयर में, ऊपर जाके ओजोन लेयर को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे। ओजोन लेयर खत्म होते होते धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म होते होते पूरी हट जाएगी ओजोन लेयर, और फिर कैंसर के शिकार ज्यादा हो जाएंगे, कैंसर की दिक्कतें बढ़ने लगेंगी धीरे धीरे। और वो करने के लिए हमें ओजोन को बचाना पड़ेगा। ओजोन बचाने के लिए हमें CFCs को हटाना पड़ेगा। CFCs का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च चल भी रहा है और हो भी रहा है, काफी सारे डिस्कवरीज हो भी चुके हैं। बट इनका ये हार्मफुल इफेक्ट याद रखना है, ओजोन डिप्लीशन में इनका रोल है। लास्ट, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो का D, फिर डाइफिनाइल का D और ट्राइक्लोरोइथेन का T। इस तरह से हमने इसे एक एक्रोनिम बनाया है, DDT। आपने DDT पाउडर सुना होगा, जो हम बाहर जब मान लो जब मच्छर वगैरह बढ़ जाते हैं, राइट, तब वहां पे आके गवर्नमेंट की तरफ से, यानी जो भी आसपास के ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी तरफ से क्या होता है? DDT का पाउडर डाला जाता है। अब वो जो DDT है, वो DDT यही है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका पूरा नाम याद करना। ये एक इंसेक्टिसाइड है, बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, यानी ये इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इंसेक्ट यानी कीटाणु, किल करने के लिए। मॉस्किटोज पे भी ये काम करता है। इसकी स्पेशलिटी ये है, ये पहला ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है और क्लोरीनेटेड है। क्लोरीनेटेड यानी
आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, देखो डाइक्लोरो यानी उसमें क्लोरीन है, डाइफिनाइल यानी उसमें 2 फिनाइल है। देखो ये स्ट्रक्चर है आपके डाइक्लोरोइथेन का। ये रहा आपका कार्बन नंबर 1, ये रहा आपका कार्बन नंबर 2। 2 कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन मतलब क्या, इथेन वर्ड सही है, इथेन, ये रहा आपका इथेन, ठीक है। अब ये क्या है आपका ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो क्यों, क्योंकि 1 और 2 और 3 क्लोरीन आपको दिखाई दे रहे हैं, सो ये रहा हमारा ट्राइक्लोरो वाला पार्ट। और डाइक्लोरो डाइफिनाइल, क्या आपको ये देखो ये 2 फिनाइल रिंग और 2 क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और इसीलिए इसका ये पूरा नाम DDT, डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, क्योंकि 2 कार्बन इसमें है। सो आपको जब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करो, पहले 2 कार्बन बनाओ इथेन, 1 कार्बन पे 3 क्लोरीन लगा दो, दूसरे कार्बन पे पहले 2 बेंजीन रिंग बनाओ, और 2 बेंजीन रिंग के बिल्कुल यहां से जहां से बॉन्ड है ना उसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट में Cl, इधर भी यहां से बॉन्ड है ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ऊपर Cl लगा दो, और इस तरीके से DDT का स्ट्रक्चर बनता है। ये DDT इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है, बट ये पहला क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। ऑर्गेनिक यानी कार्बन से बना है ना, बेंजीन वाले कार्बन, ये इथेन वाले कार्बन, प्लस क्लोरीन भी इसमें है, क्लोरीनेट भी किया है हमने उसे, और ये पेस्टिसाइड का काम करता है, इंसेक्टिसाइड का काम करता है, और इसीलिए इसे हम पहला ऑर्गेनिक क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड ऐसा भी बोल सकते हैं। ये रहा DDT का स्पेशल फीचर्स। अब आपको इसमें काफी सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें से ये सारे हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स हैं जिनके हमारी बॉडी पे इफेक्ट्स होते हैं, नोशिया, वोमिटिंग, कोई डिजीनेस कॉज करता है, कोई लिवर पे इफेक्ट करता है। सो आपको ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स, एटलीस्ट इनके 2-2 हार्मफुल इफेक्ट्स और इनके 2-2 यूजेस तो आपको पक्का याद रखने हैं। मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं ये क्या है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, इसके बिना तो ऑप्शन नहीं है, बट बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको और 2-2 पॉइंट्स, हर 5 है ना ये, इसके 2 इफेक्ट्स 2 यूजेस, 2 इफेक्ट्स 2 यूजेस, इस तरीके से 5 कंपाउंड्स के लिए आप ये करोगे। सो आई होप मैं जो बोल रही हूँ वो आप फॉलो कर रहे हो, जो आपको लिस्ट बनाने बोली है लर्न करने वाली, आप वो आपने बनाई होगी, और वो रोज आप लोग एक बार रिवाइज कर रहे हो।